अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 7 का 10वां लेक्चर है। वेव्स एंड वाइब्रेशंस चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम टॉपिक नंबर 7.11 जो कि बुक के पेज नंबर 156 के ऊपर गिवन है, डॉपलर इफ़ेक्ट, इसको कवर करेंगे। और ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7.7 भी है, तो वहाँ से आप इसकी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं कि आपको पूछा क्या जाएगा पेपर में। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर हम इसे अटैम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये डॉपलर इफ़ेक्ट क्या होता है? बेसिकली ये सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो वहाँ से ही इसका स्टार्ट करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था जॉन डॉपलर। उन्होंने इस डॉपलर इफ़ेक्ट को ऑब्ज़र्व किया था। वो कैसे ऑब्ज़र्व किया था? वो बेसिकली स्टार की लाइट्स के ऊपर, उनकी लाइट्स की फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ये बात ऑब्ज़र्व की कि किसी सितारे से, किसी स्टार से आने वाली जो रोशनी होती है, उस रोशनी की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। किससे? अगर उसी तरह का सिमिलर सोर्स हमारे पास ज़मीन पर मौजूद है, जो तकरीबन उसी तरह की लाइट एमिट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी से उस स्टार से एमिट होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्लाइटली डिफरेंट होती है। तो वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ के बारे में डिटेल से रिसर्च की और फिर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि जो अपीरेंट चेंज होता है फ्रीक्वेंसी में, यानी जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वो डिपेंड करती है रिलेटिव मोशन के ऊपर। यानी कि स्टार मूव कर रहा है ज़मीन के, तो ज़मीन की तरफ किस तरह, वो किस स्पीड से आ रहा है, या उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आ रहा है, ये सारा कुछ उन्होंने वहाँ पर फिर डिस्कस किया था। और इसी सारे फिनोमिना को उन्होंने, फ्रीक्वेंसी के चेंज को उन्होंने कहा ये क्या है? डॉपलर इफ़ेक्ट है। तो इसकी इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखा हुआ है, दिस इफेक्ट वाज ऑब्जर्व बाय जॉन डॉपलर while he was observing the frequency of light emitted from a star. In some cases, frequency of light emitted was found to be slightly different from the emitted light from a similar source on earth. तो ये सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस चीज़ को आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यूज़ के तौर पर भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, ही फाउंड दैट के उस साइंटिस्ट ने क्या चीज़ ऑब्जर्व की थी? उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन लाइट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ स्टार रिलेटिव टू अर्थ। के जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है स्टार की मोशन पर, कि जो स्टार है वो ज़मीन के रिलेटिव किस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, अपने ऑर्बिट में। तो ये सारा कुछ उन्होंने डिस्कस किया है। उसके बाद डेफिनेशन है डॉपलर इफेक्ट की, जो बेसिक डेफिनेशन है, द अपीरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी या पिच ऑफ साउंड वेव्स या खाली वेव्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। बाकी ये जो डेफिनेशन आपको डिटेल से समझ आएगी जब हम इसकी एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, और आगे इसके दो स्पेशल केसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं डॉपलर इफेक्ट की, जो कि साउंड वेव्स की एग्जांपल है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो डॉपलर इफेक्ट है ये ज़्यादातर साउंड वेव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं साउंड वेव, ये किसी भी वेव्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में हमने डिस्कशन करनी हो। ठीक है, तो लेकिन ज़्यादातर इसको हम साउंड वेव्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। एक एग्जांपल हमने डॉपलर इफेक्ट की देखनी है, वो यहाँ पर ये लिखी हुई है कि आपकी तरफ, आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, और आप ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, उसकी जो सीटी है, उसकी जो विसल है उसके इंजन की, वो बज रही है, और वो उसकी पिच जो है वो आप ऑब्जर्व करें, वो सुन रहे हैं आप। ठीक है, तो जिस तरह जिस तरह ट्रेन आपकी तरफ आती जाएगी तो उसकी जो आवाज़ है आपको ज़्यादा सुनाई देगी। इसी तरह जब ट्रेन आपके पास से गुजर जाएगी, आपसे दूर होती जाएगी, आगे की तरफ जाती जाएगी, प्लेटफॉर्म से दूर जाती जाएगी, तो उसकी जो आवाज़ है उसके इंजन की, वो आप उसको कम सुनेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ रिड्यूस होती जाएगी। तो ये यहाँ पर इस सारे फिनोमिना को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल व्हेन एन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, पिच ऑफ व्हिसल ऑफ एन इंजन कमिंग टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म अपीयर्स टू बी हायर टू एन ऑब्जर्वर। ठीक है, उसके बाद पिच ऑफ व्हिसल ऑफ एन इंजन गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म अपीयर्स टू बिकम लोअर। तो इस तरह पिच जो होगी वो डिक्रीज होगी और इंक्रीज होगी। ये यहाँ पर दो केसेस लिखे हुए हैं। बाकी इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी एक ईजी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप अभी ये वीडियो लेक्चर को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, आप डिफरेंट वॉल्यूम्स के ऊपर इस लेक्चर को सुन सकते हैं, लेकिन आप जिस वॉल्यूम के ऊपर इस लेक्चर को सुन रहे हैं, जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, आप उस आवाज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ना करें। तो जिस भी चीज़ के ऊपर आप इस वीडियो लेक्चर को वॉच कर रहे हैं, उस चीज़ को आप, उसके स्पीकर को आहिस्ता से अपने कान के करीब लेकर आएँ। ठीक है, जिस तरह आप अपने कान के करीब स्पीकर को लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको आवाज़ ज़्यादा ऊँची सुनाई देना शुरू हो जाएगी, आवाज़ इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। इस तरह जिस तरह आप उस सोर्स को, जिस सोर्स से आवाज़ आ रही है, जिस स्पीकर से आवाज़ आ रही है, उसको दूर करते जाएंगे अपने कान से, तो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएगी, आपको कम आवाज़ सुनाई देगी। तो इसी फिनोमिना को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है।
ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन अब करते हैं। सिंपल यहाँ पे जो फार्मूला F इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, जो आप 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, रिपल टैंक से पहले आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। कंसीडर अ सोर्स ऑफ साउंड एस एट रेस्ट विच एमिट साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लेट स्पीड ऑफ साउंड फॉर स्टेशनरी ऑब्जर्वर या लिसनर इज़ वी, देन फ्रीक्वेंसी इज़। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि एक ऑब्जर्वर है जो कि एक जगह पे रेस्ट की हालत में खड़ा हुआ है, स्टेशनरी है, ठीक है। वो आवाज़ को सुन रहा है, उसकी तरफ आवाज़ ट्रैवल करती हुई आ रही है। कहाँ से? किसी सोर्स से उसकी तरफ आवाज़ आ रही है, जबकि वो जो सोर्स है वो भी अभी रेस्ट की हालत में है, जो कि आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब सोर्स भी रेस्ट की हालत में है और ऑब्जर्वर भी रेस्ट की हालत में है। अब जो साउंड है वो किसी स्पीड के साथ ट्रैवल करती करती उसके कान तक आ रही है, और उसका जो फार्मूला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है साउंड की फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। एफ इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ये सिंपल जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, इसी फार्मूले से ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बना है। ये आगे काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। तो आगे डॉपलर इफेक्ट के दो केसेस हमने डिस्कस करने हैं। इन दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है कि जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट की हालत में एक जगह पे खड़ा हुआ है और आवाज़ को सुन रहा है, जबकि जो सोर्स है, जो साउंड का सोर्स है, जो कि आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, जो स्पीकर है, वो उसकी तरफ मूव करता हुआ आ रहा है। जिस तरह अभी मैंने आपको कहा कि आप मोबाइल के स्पीकर को अपने कान के करीब लेकर जाएँ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। सेम यही चीज़ है, जबकि आप रेस्ट की हालत में एक जगह बैठे हैं या खड़े हैं, ठीक है। तो साउंड का जो सोर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है और ऑब्जर्वर अपनी जगह पे स्टिल खड़ा हुआ है। तो पहले केस में हमने ये डिस्कस करना है। तो इसमें क्या होगा कि एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जिस तरह ये जो सोर्स है, साउंड का सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा, तो जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब है वेवलेंथ। यहाँ पर हम वेव्स के जब टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ हम डिस्टेंस का मतलब वेवलेंथ लेते हैं, ठीक है। यानी दो वेव्स के दरमियान जो फासला होता है, जो दो कंप्रेशंस के दरमियान, दो रेयरफेक्शन या दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है, जिस तरह से जो स्पीकर है, जो सोर्स है साउंड का, वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। और इसी के साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है, यानी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है, और जो पिच है आवाज़ की वो भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ होगी। तो ये पहले केस में बताया गया है, यानी कि यहाँ पर कंप्रेशन होगी, वेवलेंथ की वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो इसकी जो ओरिजिनल डायग्राम है वो आप बुक से देखकर बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सिंपल सी एक डायग्राम बनाई गई है। इसमें यही चीज़ बताई गई है, वेवलेंथ आपको दिखाई गई है, उसके साथ सोर्स और एक ऑब्जर्वर ए आपको दिखाया गया। तो व्हेन सोर्स ऑफ वेव्स मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर ए विद वेलोसिटी यूएस, देन वेव्स आर कंप्रेस्ड एंड देयर वेवलेंथ इज़ डिक्रीज्ड। तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है, जबकि केस 2 में बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। जो वेवलेंथ होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और कंप्रेशन नहीं होगी वहाँ पर, बल्कि एक्सपेंशन हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप ये जो लफ्ज़ है ना कंप्रेस, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सोर्स है, जो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप देखें आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। पहले यहाँ पर जब सोर्स के करीब है तो उसकी वेवलेंथ कम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेवलेंथ बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन जिस तरह ये जो सोर्स है ये ऑब्जर्वर की तरफ जाता जाएगा तो ऑब्जर्वर बिल्कुल इसकी रेंज के अंदर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर जो सोर्स है ये मूव करता करता इस ए ऑब्जर्वर के पास पहुँच गया और अब ये ए ऑब्जर्वर के इतना करीब है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वो इंतहाई कम है, ठीक है। यानी जो ऑब्जर्वर है उसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई देने को मिल रही है, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो वेवलेंथ है वो कंप्रेस हो रही है, ठीक है। बाकी इसका फार्मूला डेल्टा लैम्डा इज़ इक्वल टू यूएस ओवर एफ, ये आपने याद रखना है। ये फार्मूला कैसे बना? ये जो डेल्टा लैम्डा है इसका मतलब है डिक्रीजिंग वेवलेंथ, जो वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं जो कंप्रेस हो रही है उस चीज़ का फार्मूला लिखा हुआ है। यूएस का मतलब क्या है? यूएस का मतलब है ये सोर्स ऑफ साउंड जो है इसकी वेलोसिटी, ये किस वेलोसिटी की तरफ आगे ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन ऑफ वेव्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सेम नंबर ऑफ वेव्स आर कंटेन्ड इन शॉर्टर स्पेस डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो ये जो वेव्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स हैं इस शॉर्टर वेवलेंथ के अंदर पाई जा रही हैं, ये किस पे डिपेंड कर रही हैं? ये डिपेंड कर रही हैं सोर्स की वेलोसिटी यानी यूएस के ऊपर, जितनी स्पीड से वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। हेयर डेल्टा लैम्डा इज डिक्रीज इन वेवलेंथ इन 1 सेकेंड एंड इज कॉल्ड डॉपलर शिफ्ट। और इस डेल्टा लैम्डा को क्या कहा जाता है? ये डॉपलर शिफ्ट कहलाता है। बाकी इसका फार्मूला यहाँ पर एक लिखा हुआ है, डेल्टा लैम्डा इक्वल होता है लैम्डा माइनस लैम्डा ए के इक्वल। अब ये चीज़ इस फार्मूले का क्या मतलब है, इसको मैं आपको डिटेल से ज़रा समझा देता हूँ। इसका ये मतलब है कि ये सोर्स ऑफ साउंड एस है और ये ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ठीक है। अब ये सोर्स ऑफ साउंड जिस तरह भी ये साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ये जो इसकी टोटल वेवलेंथ है वो है लैम्डा,
इस इन वेवलेंथ की यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल वेवलेंथ लैम्डा आ गई, और ये वाली जो वेवलेंथ है ये हो जाएगी लैम्डा ए, जो कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, यानी डॉपलर शिफ्ट जो कि हमने फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर ये डेल्टा लैम्डा फाइंड करनी हो या डॉपलर शिफ्ट की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आप इस टोटल लैम्डा में से, इस टोटल वेवलेंथ में से इस ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ को माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये डॉपलर शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ बताएगी, यानी चेंज इन वेवलेंथ या डिक्रीज इन वेवलेंथ अगर आपने फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसकी डेरिवेशन है बिल्कुल सिंपल सी। इसी कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखते हुए आपने डेरिवेशन के स्टेप्स करने हैं। द वेवलेंथ ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर इज लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। ये फार्मूला बेसिकली इसी फार्मूले से बना है, डॉपलर शिफ्ट के फार्मूले से, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा ए वाले फार्मूले से। ठीक है, तो यहाँ से आपने सिंपली लैम्डा ए फाइंड करना है, तो लैम्डा ए इधर जाके प्लस हो जाएगा और डेल्टा लैम्डा इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये फार्मूला आप बना सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले में आपने लैम्डा और डेल्टा लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है। लैम्डा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से वी ओवर एफ होगी और डेल्टा लैम्डा यू एस ओवर एफ हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से ये आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। उसके बाद आपने नीचे एफ सेम है तो इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वी माइनस यू एस आ जाएगा। इसे आपने इक्वेशन नंबर 3 कह देना है, जो कि बेसिकली लैम्डा ए का फार्मूला है। अब आपने ऑब्जर्वर ए के लिए इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करना है। ठीक है, दोबारा ये इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी, एफ ए इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, यानी जो हमारी सिंपल इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ऑब्जर्वर ए के लिए हम एफ के साथ भी ए लगा देंगे और लैम्डा के साथ भी ए लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये जो लैम्डा ए है इसकी जगह आप इसकी वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 3 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे वी माइनस यू एस ओवर एफ, बाकी सारा कुछ ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो एफ है ये मैथ के रूल के मुताबिक, फ्रैक्शन के रूल के मुताबिक ये वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी वी ओवर वी माइनस यू एस इसी तरह आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास फार्मूला बना है ये है बेसिक फार्मूला फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व्ड है ऑब्जर्वर ए के लिए। ठीक है, एज फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी दैट वी ओवर वी माइनस यू एस इज ग्रेटर देन 1। तो इस चीज़ को आप इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ए है, यानी कि जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रहा है वो ज़्यादा है, क्योंकि इस केस के अंदर जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। तो जिस तरह से सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई देने को मिल रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी साउंड की इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, जबकि वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती जा रही है, पिच ज़्यादा हाई पिच उसे सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ है, जबकि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ है तो आगे इक्वल के आगे जो नीचे डिनोमिनेटर में चीज़ पाई जा रही है वो फिर डिक्रीज़ होगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रूल के अकॉर्डिंग आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अगर इंक्रीज़ होगी तो फिर ये चीज़ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, यानी डिनोमिनेटर जो होगा वो स्मॉल होता जा रहा है। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि डिनोमिनेटर अगर स्मॉल होता है तो वो जो वैल्यू होती है टोटल जो फ्रैक्शन होती है वो जो वैल्यू होती है वो फिर 1 से ज़्यादा आती है। यानी मेरे कहने का ये मतलब है अगर ऊपर 10 हो और नीचे 9 हो, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर कैलकुलेटर पे आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसका आंसर 1 से ज़्यादा आएगा। इसी तरह अगर आप 100 को डिवाइड कर देंगे 99 के साथ तो इसका आंसर भी 1 से ज़्यादा, 1 से बड़ा आंसर आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी, तो इसीलिए ये वी ओवर वी एस की वैल्यू क्या होगी, ये 1 से ग्रेटर होती जा रही है। ठीक है, तो ये जो लास्ट स्टेप है इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पर 4 और 2 को डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि 1 से ग्रेटर देन है। यानी कि अगर डिनोमिनेटर स्मॉल हो तो हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू आती है टोटल फ्रैक्शन की वो क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। ये चीज़ हमें यहाँ से समझ आ गई। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप है वो हमने इस तरह समझना है कि अगर ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, ठीक है, यानी यहाँ पर फ़र्ज़ करें 2 आ रहा है, तो अब ये जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एफ ए इज़ इक्वल टू, इसकी जगह हम लेट से 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी आनी है और यहाँ पे आ जाएगा एफ़। तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं कि जो एफ़ ए की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो फ्रीक्वेंसी के डबल के इक्वल है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी 2 गुना होगी तो फिर एफ ए की वैल्यू आएगी, यानी कि जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रहा है उसकी वैल्यू दूसरी जो ओरिजिनल एफ है उससे 2 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफ ए हमेशा इंक्रीज़ होगा किससे, एफ से। तो ये चीज़ आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ 1 से बड़ी होगी तो जो एफ ए होगा फिर वो भी क्या होगा, वो एफ से ग्रेटर देन होगा। तो ये फर्स्ट केस है, जबकि सेकंड केस में ये सारा कुछ जो आपने किया इसके आपने ऑपोजिट काम करना है, यहाँ पे लेस देन का सिंबल आता जाएगा बस। ठीक है, तो केस 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये केस 1 का यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हेयर्ड बाय ऑब्जर्वर इंक्रीजेज विच इन टर्न विल इंक्रीज द पिच ऑफ साउंड। तो सिंपल बात है, उसी फार्मूले की मदद से आप समझ सकते हैं एफ ए जो है वो ग्रेटर देन है एफ से। ठीक है, तो आगे केस नंबर 2 है, इसमें ये बताया गया कि व्हेन सोर्स ऑफ साउंड वेव्स साउंड मूव्स अवे फ्रॉम दी स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब जो है वो ऑब्जर्वर वो एक जगह पे खड़ा हुआ है तो उसकी तरफ से जो दूर जाता जा रहा है साउंड का जो सोर्स है, यानी जो ट्रेन है वो दूर जाती जा रही है, ऑब्जर्वर जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर उसे सुन रहा है। यानी आप अपने कान के करीब मोबाइल को लेकर आए हैं,
आपको तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है, अब आप आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल को कान से दूर करते जा रहे हैं और आपको जो आवाज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है। व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर वी विद वेलोसिटी यूएस देन वेव्स आर एक्सपेंडेड। अब इस केस में क्या होगा, वेव्स क्या होंगी, एक्सपैंड हो जाएंगी एंड देयर वेवलेंथ इज़ इंक्रीज्ड, और इस केस में वेवलेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी अगर ये हमारे पास कोई सोर्स है जो कि साउंड वेव्स को इस तरह प्रोड्यूस कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता की इसकी जो साउंड वेव्स है, जिस तरह हम इस स्पीकर से दूर जाते जाएंगे हमें आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जिस तरह ऑब्जर्वर इसकी रेंज से बाहर जाता जाएगा तो उसके लिए जो साउंड वेव्स है उस वो क्या होती जाएंगी, वो कम होती जाएंगी, उसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, जबकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती जाएगी और वेव्स एक्सपैंड हो जाएंगी। उस एक्सपैंड का मतलब क्या है, सेम वही वाले पिछले केस के मुताबिक यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फासला वो कम है, यहाँ पर फासला थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पर फासला इंतहाई ज़्यादा है, ठीक है। तो जो वेव्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होती जा रही हैं जिस तरह ऑब्जर्वर से ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स जो है ऑब्जर्वर से दूर होता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये फार्मूला सिंपल डॉपलर शिफ्ट का यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेल्टा लैम्डा जो है वो लैम्डा बी भी आप इसे कह सकते हैं यूएस ओवर एफ है, और डेल्टा लैम्डा का फार्मूला है लैम्डा बी माइनस लैम्डा। तो उसी फिनोमिना के मुताबिक, उसी केस के मुताबिक आप इसको समझ सकते हैं जिस तरह मैंने आपको पिछले केस में वो लैम्डा और लैम्डा ए बनाकर समझाया था, ठीक है। तो आगे एक्सपेंशन ऑफ वेव्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सेम नंबर ऑफ वेव्स आर नाउ कंटेन्ड इन अ लार्ज डिस्टेंस। हेयर लैम्डा डेल्टा लैम्डा इज इंक्रीज इन वेवलेंथ इन 1 सेकंड एंड इज कॉल्ड डॉपलर शिफ्ट। तो वही सारी बात दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन की है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, एक्सपेंशन का लफ्ज़ आ गया, ठीक है, और लार्ज डिस्टेंस का लफ्ज़ आ गया। तो बाकी सारा कुछ वही केस 1 वाला ही है। आगे केस नंबर 2 की डेरिवेशन है कि द वेवलेंथ ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर बी इज़, तो लैम्डा बी इज़ इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी चीज़ आप उसी फार्मूले की मदद से समझ सकते हैं जब हमने लैम्डा ए का फार्मूला ड्राइव किया। तो लैम्डा की जगह पे आपने वी ओवर एफ पुट कर देना है, डेल्टा लैम्डा की जगह आपने यू एस ओवर एफ पुट कर देना है इक्वेशन 1 और 4 की मदद से, ठीक है। तो आगे आप इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे एफ आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा वी प्लस यू एस। अब ये इस इक्वेशन को आपने क्या कह देना है, ये इक्वेशन नंबर 5 है जो कि लैम्डा बी की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड जो इंक्रीज्ड वेवलेंथ है ये आप इसे कह सकते हैं, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वेवलेंथ को। फॉर ऑब्जर्वर बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन 1 जो है हमारे पास वो ओरिजिनल क्या है, वो है एफ इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। अब बी ऑब्जर्वर है तो हम एफ के साथ भी बी लगा देंगे और लैम्डा के साथ भी बी लगा देंगे, तो ये इक्वेशन यहाँ बन जाएगी, ठीक है। लैम्डा बी की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू इक्वेशन 5 वाली पुट कर देनी है, ठीक है। तो वी प्लस यू एस ओवर एफ यहाँ पे पुट हो जाएगा, ऊपर वी ऐसे ही आ जाएगा, एफ बी भी ऐसे ही आ जाएगा। अब मैथ के रूल के अकॉर्डिंग ये जो एफ है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एफ बी इज़ इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यू एस और ये एफ आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि जिस तरह सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर होता जा रहा है, ठीक है, अवे जाता जा रहा है, मूव करता जा रहा है आगे की तरफ, तो जो आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, यानी कि इस केस में जो एफ बी है वो रिड्यूस हो रहा है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रूल के अकॉर्डिंग फिर जो आगे डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो हमारे पास जो आंसर है इस पूरी फ्रैक्शन का वो क्या आएगा, 1 से लेस देन आएगा। यानी अगर हम 10 को और 11 को डिवाइड करें तो हमारा आंसर 1 से लेस देन आएगा। फिर 7 और 8 को डिवाइड करें, 7 और 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर अगेन 1 से लेस देन आएगा। यानी जब जब डिनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉल होगी नोमिनेटर से तो आपका जो आंसर होगा 1 से लेस देन आता जाएगा। तो यहाँ आप यही चीज़ देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है, आवाज़ हमें कम सुनाई दे रही है क्योंकि ऑब्जर्वर से सोर्स जो है वो मूव करता जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से फिर जो 1 है, 1 से इसकी वैल्यू स्मॉल आती जाएगी, और अगर ये वाली वैल्यू 1 से स्मॉल आएगी तो ओरिजिनली एफ बी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, एफ से स्मॉल हो जाएगा। तो यही सारा इसका यहाँ पे रिजल्ट कंक्लूड किया गया। तो इसकी जो एक स्टेटमेंट है वो भी आप एंड पे लिख सकते हैं। तो ये केस नंबर 2 का रिजल्ट है, द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हेयर्ड बाय ऑब्जर्वर डिक्रीजेज विच इन टर्न विल डिक्रीज द पिच ऑफ साउंड। तो वो जो लास्ट पे इक्वेशन बनी एफ बी जो है वो लेस देन होगा किससे, एफ से, डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो दोनों केसेस की समरी है वो एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, केस 1 और केस 2 की समरी। केस 1 में हमने क्या किया, जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स जो है साउंड का वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है, और जबकि केस नंबर 2 में जो सोर्स है साउंड का वो ऑब्जर्वर से दूर जाता जा रहा है, ठीक है। हम अपने कान से मोबाइल को दूर करते जा रहे हैं, ठीक है। आवाज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, यानी इस केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। कौन सी फ्रीक्वेंसी, एफ ए, जो कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, और इस केस में एफ बी जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, सॉरी, जो ऑब्जर्वर है उस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ जो है वो कम होती जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से पिच जो है वो भी कम हो रही है, और यहाँ पे पिच इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है यानी जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो क्या हो रही है, वो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता कम होती
होती जा रही है जिस तरह हम करीब आते जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर के, और यहाँ पर लैम्डा जो है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम के ज़रिए भी समझ सकते हैं, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। तो ये जो सोर्स है ये इस तरह इसको प्रोड्यूस कर रहा है साउंड वेव्स को, तो ये जो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है इसकी आप वेवलेंथ देख सकते हैं, ये कम है और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो जिस तरह ऑब्जर्वर इसके करीब आता जाएगा तो अगर ये यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर जो होगी वेवलेंथ इंतहाई कम हो जाएगी, यहाँ पे जो होगा वेवलेंथ कंप्रेस हो जाएगी, जबकि इस केस में क्या होगा, वेवलेंथ एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये केस 1 और केस 2 की मदद से आप इन दोनों चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं। यही सारा कुछ हमने डिटेल के साथ दोनों में डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है डॉपलर इफेक्ट आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।